अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स का यूनिट नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी 10th क्लास का यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है साउंड। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि साउंड क्या होती है और ये किस तरह एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव करती है। हाउ डज इट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डेफिनेशन: साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी which is produced by vibrating bodies। जब बॉडीज वाइब्रेट करती हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। आप देख सकते हैं कि जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ के साथ जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और वो अपनी जो हमारी एनर्जी है, साउंड एनर्जी, उसको अपने से अगले मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफ़र करते आते हैं और इस तरह हमारी आवाज़ जो है वो एक पॉइंट से अगले पॉइंट तक और इससे फिर अगले पॉइंट तक और जहाँ तक हमने पहुँचानी हो वहाँ तक पहुँच जाती है। इसी तरह गिटार जो है, जब इसकी स्ट्रिंग्स को हम वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। हमारी आवाज़ जो है हमारे यानी मुंह से कैसे निकलती है, तो वो वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेट करने से जो हमारे एयर पार्टिकल्स हैं वो कंप्रेस और एयर फ्रैक्शन करते हैं, जिसकी वजह से आवाज़ जो है वो मूव करती है। इसी तरह ह्यूमन हार्ट्स और लंग्स जो हैं, ये सब जो हैं ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं और इनकी जो है साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है, जो हम मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट से मालूम कर सकते हैं। जैसे ये स्टेथोस्कोप है जो हार्ट बीट्स को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टेथोस्कोप में क्या होता है, एक हिस्सा साइड पे ये जो पेशेंट वाले साइड है, इस पर एक डायाफ्राम यानी प्लास्टिक का एक मेम्ब्रेन सी लगी होती है। ये हॉलो ट्यूब है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एयर होती है। जब पेशेंट के हार्ट के साथ या बॉडी ऑर्गन के साथ इसको स्टेथोस्कोप को लगाया जाता है तो ये डायाफ्राम जो है ये वाइब्रेट करना शुरू कर देता है और वाइब्रेशन जो है वो क्या करती है, एयर मॉलिक्यूल्स पे की तरफ ट्रांसफ़र होती है। अकाउस्टिक प्रेशर कहते हैं, आवाज़ के प्रेशर को अकाउस्टिक प्रेशर कहते हैं। तो जब हार्ट वाइब्रेट करता है और हार्ट साउंड प्रोड्यूस करता है तो वो जो साउंड है वो वाइब्रेट करती हुई एयर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट कराती है और इस तरह जो है वो आवाज़ डॉक्टर के कान तक पहुंच जाती है। इस तरह डॉक्टर जो है वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हार्ट बीट में पेशेंट की ठीक है या नहीं। अब हमने ये एक एक्सपेरिमेंट की वजह से प्रूव करना है कि साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होती है। उसके लिए आप ये एक इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं जिसको ट्यूनिंग फोर्क कहा जाता है, जो फिज़िक्स लैब में आमतौर पे यूज़ होता है। आप इस ट्यूनिंग फोर्क को एक कॉर्क से टकराएं, प्लास्टिक का कॉर्क होता है, उसको कानों के पास लाएं, आपको आवाज़ सुनाई देगी। अब आपने अगर ये देखना हो कि ये आवाज़ जो है ये वाइब्रेटिंग बॉडी से ही प्रोड्यूस होती है तो आप इसको एक टब पानी का लें और उसमें इसको डुबोएं तो छींटे उड़ेंगे, जिसका मदद से हम ये देख सकते हैं कि जो ट्यूनिंग फोर्क है वो वाइब्रेट कर रहा है। इसकी वाइब्रेशन को चेक करने का एक और तरीका भी होता है कि ये एक पेंडुलम है। आपको पता है कि पेंडुलम के जब इक्विलिब्रियम रेस्ट पोजीशन में होता है तो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है। अब आप ट्यूनिंग फोर्क को अगर इस बॉब के साथ लाएंगे तो आप देखेंगे ये बॉब जो है वो मूव करना शुरू कर देगी और इसके मूव करने की वजह क्या है, ट्यूनिंग फोर्क की वाइब्रेशन। तो इससे इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो जाता है कि साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है, साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। हमने पढ़ा था कि साउंड एक मैकेनिकल वेव्स की एक टाइप है और मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिनकी प्रोपगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब क्योंकि ये मैकेनिकल वेव्स की टाइप है तो इसलिए इसको प्रोपगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत होगी। हम चेक करते हैं कि ये कैसे है। आप एक बेल जार लें, ये एक बेल जार है जिसके अंदर एक बेल लगी हुई है और बेल की जो वायर्स हैं वो इस यहाँ से कॉर्क की मदद से, यहाँ कॉर्क में होल होते हैं, उससे बाहर एक स्विच के साथ अटैच होती हैं। जब आप स्विच को ऑन करेंगे
ये बेल वाइब्रेट करती हुई दिखाई देगी और साथ साथ इसकी आवाज़ भी सुनाई देगी, क्लियर आवाज़ सुनाई देगी। इस बेल जार के नीचे यहाँ वैक्यूम पंप लगा होता है। उस वैक्यूम पंप की मदद से आप इसके अंदर मौजूद हवा को रिमूव करना स्टार्ट करें। जैसे जैसे एयर यहाँ से रिमूव होगी, आपको इसकी आवाज़ जो है वो मध्यम होती हुई सुनाई देगी, यानी आवाज़ मध्यम होती जाएगी। जब इस जार में से हवा बिल्कुल खारिज हो जाएगी, यानी बिल्कुल रिमूव हो जाएगी, ये वैक्यूम प्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पे। तो वैक्यूम प्रोड्यूस होते ही आपको ये बेल जो है वाइब्रेट करती हुई तो दिखाई देगी, लेकिन इसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। हालांकि आवाज़ तो प्रोड्यूस हो रही है, वाइब्रेट तो कर रही है बॉडी, लेकिन आवाज़ जो है वो हम तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि इसकी प्रोपगेशन के लिए जो मीडियम रिक्वायर था एयर, वो हमने रिमूव कर दिया है, वैक्यूम प्रोड्यूस कर दिया है, जिसकी वजह से हमें आवाज़ नहीं पहुंच रही। जिसके इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है कि एयर की प्रोपगेशन के लिए, साउंड की प्रोपगेशन के लिए मटेरियल मीडियम का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम इसकी रीडिंग करते हैं। अनलाइक लाइट वेव्स सच विच आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर एंड कैन आल्सो पास थ्रू वैक्यूम, साउंड वेव्स रिक्वायर सम मटेरियल मीडियम for their propagation. This can be proved by bell jar apparatus. The bell jar is placed on the platform of a vacuum pump. इसको एक वैक्यूम पंप पे रखा जाता है। An electric bell is suspended in the bell jar with the help of two wires. दो वायर्स लगी हुई हैं, जिनकी मदद से इसको कनेक्ट किया गया है एक स्विच के साथ। By setting on the power supply, electric bell will begin to ring. We can hear the sound of the bell. हमें आवाज़ सुनाई देगी। Now start pumping out air from the jar by means of vacuum pump. अब हम क्या करेंगे, इसमें से एयर जो है वो रिमूव करना शुरू कर देंगे। The sound of the bell starts becoming more and more feeble. यानी इसकी आवाज़ जो है वो मध्यम से मध्यम होती जाएगी। And eventually dies out. और आखिरकार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। Although bell is still ringing. बेल जो है वाइब्रेट कर रही होगी, लेकिन हमें आवाज़ सुनाई नहीं देगी। When we put the air back into the jar, we can hear the sound of the bell again. और अगर हम इस जार को दोबारा हवा से भर दें तो हमें दोबारा से आवाज़ सुनाई देना शुरू हो जाएगी। We can hear the sound of the bell again. From this activity we conclude that sound waves can only propagate in the presence of air. यानी आवाज़ की जो आवाज़ है वो सिर्फ और सिर्फ हवा की मौजूदगी में ही ट्रैवल कर सकती है। इसके साथ ही ये हमें ये प्रूव हो गया कि साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। उसके बाद हमने ये देखना है कि आवाज़ की नेचर कैसी होती है। आवाज़ जो है आपने पढ़ा था कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डेफिनेशन है कि द वेव्स इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव्स। आवाज़ के मीडियम के पार्टिकल जो हैं वो मूव करते हैं वेव्स की डायरेक्शन के अलोंग, इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब यहाँ पे हम इसको देखेंगे कि किस तरह ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। यहाँ भी एक कॉर्क ये एक ट्यूनिंग फोर्क लिया गया है जो रेस्ट पोजीशन में पॉइंट O पे है। जब हम इसको किसी कॉर्क से स्ट्राइक करेंगे तो इसकी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। पहले हम कंसीडर करते हैं कि ये जो प्रोंग है इसका राइट प्रोंग जो है वो O से B तक गया है और इसने अपने साथ वाले एयर मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस कर दिया है। जब ये प्रोंग A से B तक गया तो क्योंकि साथ वाले जो एयर पार्टिकल्स थे उनके ऊपर प्रेशर पड़ा, अकाउस्टिक प्रेशर पड़ा और ये जो है ये कंप्रेस हो गए। इतनी देर में जो प्रोंग है वो दोबारा B से O और O से होता हुआ A पे आ गया। अब क्योंकि ये वापस चला गया, पीछे हट गया है, तो जो
एयर मॉलिक्यूल्स हैं इस प्रोंग के साथ, उनके ऊपर प्रेशर कम हो गया और ये दोबारा जो हैं वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे, दोबारा अपनी असल पोजीशन पे आना शुरू हो जाएंगे। और जिस दौरान ये प्रोंग बी से ए तक पहुंचा है उस दौरान ये एयर मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर था, ये प्रेशर इन एयर मॉलिक्यूल्स ने अपने अगले साथ वाले एयर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब यहाँ पे पहले कंप्रेशन था और ये कंप्रेशन आगे शिफ्ट हो गया और ये मॉलिक्यूल्स अपनी असल पोजीशन पे आ गए। इसे कहते हैं रेयरफैक्शन। यहाँ पे रेयरफैक्शन है, यहाँ पे कंप्रेशन है। जब तक ये प्रोंग दोबारा ओ से होता हुआ बी तक जाएगा तो ये इसके ऊपर इन जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं इस प्रोंग के साथ, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। ये मॉलिक्यूल जो हैं ये दोबारा कंप्रेस हो जाएंगे। इतनी देर में ये मॉलिक्यूल जो हैं ये अपना प्रेशर आगे ट्रांसफ़र करके अपनी असल पोजीशन पे आ चुके होंगे। तो इस तरह एयर मॉलिक्यूल्स में एक जगह पे कंप्रेशन प्रोड्यूस होता है, उसके साथ रेयरफैक्शन, फिर उसके साथ कंप्रेशन, फिर आगे रेयरफैक्शन, और इस तरह जो है साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं वन प्लेस टू अनदर। अब इसकी भी रीडिंग कर लेते हैं। प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क कैन बी अंडरस्टूड बाय अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क एज शोन। Before the vibration of tuning fork, density of air molecule on the air side on the right side is uniform, यानी ये बिल्कुल यूनिफॉर्म है, सेम डिस्टेंस में सारे मॉलिक्यूल्स। When the right prong of the tuning fork moves from mean position O to B, it exerts some pressure on the adjacent layer of air। यानी जब ये O से B तक जाएगा तो ये अपने साथ वाले एयर मॉलिक्यूल्स पर प्रेशर बढ़ा देगा। इट एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑन द एडजेसेंट लेयर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स एंड प्रोड्यूस अ कंप्रेशन, और यहाँ पे कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा। दिस कंप्रेस्ड एयर लेयर इन टर्न कंप्रेसेस द लेयर नेक्स्ट टू इट ऑन एंड सो ऑन। अब ये जो कंप्रेस्ड लेयर है ये अपना प्रेशर जो है वो इससे अपने अगले लेयर को ट्रांसफ़र कर देगी और खुद जो है वो रिलैक्स हो जाएगी। ये लेयर अपना प्रेशर इससे अगले को ट्रांसफ़र कर देगी और खुद रिलैक्स हो जाएगी। नाउ द प्रेशर इन द एडजेसेंट लेयर डिक्रीजेज। अब मूवमेंट क्या है कि प्रोंग जो है वो दोबारा बी से होता हुआ ए पे आ गया है। Now the pressure is adjacent layer decreases and the rarefaction is produced. This rarefaction is transferred to the air layer next to it and so on. As the tuning fork moves back and forth rapidly, a series of compressions and rarefactions are created in the air. In this way, sound waves propagates through the air. अब इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्यों कहा जाता है? द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स। दिस शोज दैट द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड। और दो कंप्रेशन या दो रेयरफैक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ कहा जाता है। ये डेफिनेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड डिस्कस करेंगे।